हेलो, ट्रिपल ऑफिस चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। बांग्लादेश जहां पर एक संवैधानिक सरकार को वहां की सेना ने तख्ता पलट करके हटा दिया और वहां पर अपनी कठपुतली सरकार का गठन किया है। आखिर बांग्लादेश में ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हुई जिसके कारण वहां पर एक लोकतांत्रिक संवैधानिक सरकार को हटना पड़ा? तो इस समस्या को अगर हम देखें तो बांग्लादेश में इस सरकार को हटाने के लिए जो सबसे बड़ा कारण दिखाई पड़ा वो आरक्षण मिला। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के इतना बड़ा बवाल बढ़ गया कि आखिरकार सरकार का तख्ता ही पलट गया। आखिर आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है जो वहां की सरकार को पलट दे? तो इसके इतिहास को अगर देखें तो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को 30% के आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि सरकार ने 2018 में इसे खत्म कर दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और इस आरक्षण को फिर से लागू करने का आदेश दिया था। इसके बाद से पूरे बांग्लादेश में प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ और बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। इस हिंसक प्रदर्शन का जो सबसे बड़ा कारण था वो आरक्षण था। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें से 30% आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% आरक्षण दिव्यांगों के लिए। तो इस प्रकार से बांग्लादेश में 56% आरक्षण लागू था। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि ये आरक्षण भेदभाव भरा है और इसका फायदा उन्हें नहीं मिल करके वहां के सरकार के लोगों को, आवामी लीग के लोगों को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में वहां के छात्रों और प्रदर्शनकारी संगठन ने सड़कों पर उपद्रव किया। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कर्फ्यू लगाने के साथ वहां पर इंटरनेट को भी शटडाउन कर दिया गया। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। लेकिन अगर हम देखें तो ये प्रदर्शन ऊपरी तौर पर देखने से लगता है कि ये छात्रों द्वारा उठाया गया कोटा का मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में इस क्रांति के पीछे वहां आरक्षण ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे और भी कई मुद्दे मिलते हैं। अगर इसकी तह में जाएं तो हम पाते हैं कोविड-19 ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था और इसके बाद कोविड-19 ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही जर्जर कर दिया था और इसके बाद यूक्रेन युद्ध के कारण बांग्लादेश में ईंधन, भोजन और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में काफी वृद्धि होती है। इसी तरह से बांग्लादेश में फैली हिंसा के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ बताया जाता है और ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस अर्थात ISI बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन को भड़काने का काम कर रहे हैं और ये छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी की शाखा बताई जाती है। ये अवसरवादी संगठन इस समय बांग्लादेश की स्थिति को काफी जर्जर कर रहे हैं। जमात इस्लामी जो कि एक कट्टरपंथी पाकिस्तान समर्थक इस्लामी समूह है और सड़कों पर ये बहुत सक्रिय है। ये विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं
और इन्हीं के द्वारा बांग्लादेश में हिंसा फैलाई जा रही है। आप इन विदेशी ताकतों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, जो बांग्लादेश के हितों और स्पष्ट रूप से हमारी सुरक्षा हितों के भी खिलाफ हैं। इसलिए इन तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस समय कुछ ताकतें अशांत पानी में मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश में समस्या को जानने के लिए हमें सबसे पहले बंगाल के इतिहास को जानना पड़ेगा। भारत में बंगाल प्रांत का जब 1905 में विभाजन होता है तो दो हिस्से बनते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल आज भी भारत में है, लेकिन 1947 में भारत विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल भारत से कटकर पूर्वी पाकिस्तान बनता है। 1949 में यहां पर आवामी लीग की स्थापना होती है और उसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तता दिलाना होता है। 1966 में 6 बिंदुओं का आंदोलन इस आवामी लीग के द्वारा चलाया जाता है। फिर सन 1970 आता है और शेख मुजीब या मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने पाकिस्तानी आम चुनाव में 1970 में भारी बहुमत हासिल की होती है। पाकिस्तान की सरकार इस परिणाम को मानने से इनकार करती है और पाकिस्तान सरकार के इस चुनाव को न मानने से बांग्लादेश में हिंसा भड़कती है। 1971 में शेख मुजीब और आवामी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी होती है। नए देश का नाम बांग्लादेश रखा जाता है। लड़ाई की मार से बचने के लिए करीब 1 करोड़ लोग उस समय भारत की सीमा पर शरणार्थी बनकर आते हैं। 1972 में शेख मुजीब प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके द्वारा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अभियान चलाया जाता है, लेकिन उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। 1974 का समय आते आते देश में भीषण बाढ़ से पूरी फसल तबाह होती है और 28,000 लोग मारे जाते हैं। देश में आपात की स्थिति बनती है, राजनीतिक गड़बड़ियों की शुरुआत होने लगती है। 1975 आते आते शेख मुजीब बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन अगस्त में सैनिक तख्तापलट के बाद उनके और उनके परिवार के काफी सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। इसी के साथ बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू होता है। 1976 में सैनिक शासन ने वहां के ट्रेड यूनियन को प्रतिबंधित कर दिया था। 1978 आते आते देश में चुनाव होते हैं और वहां का सैनिक शासन समाप्त होता है। जनरल जियाउर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के द्वारा अपनी सरकार बनाता है। 1981 में जनरल जिया का तख्तापलट की कोशिश होती है और वो मारे जाते हैं। अब्दुल सत्तार इस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं। 1982 में एक तख्तापलट और होता है। इसके बाद जनरल इरशाद वहां पर सत्ता में आते हैं। संविधान और राजनीतिक दलों की वैधता उनके द्वारा समाप्त कर दी जाती है। 1983 के समय में सभी स्कूलों में अरबी और कुरान की पढ़ाई करने का फरमान जनरल इरशाद के द्वारा शुरू किया जाता है, लेकिन 1983 में इस फैसले के खिलाफ आंदोलन होता है और सीमित राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। 1986 में वहां की संसद और राष्ट्रपति का चुनाव होता है और जनरल इरशाद विजयी होते हैं। उनके विजय के बाद वहां पर सैनिक शासन हटा लिया जाता है और बांग्लादेश के संविधान को बहाल किया जाता है। 1987 के बाद विपक्ष की हड़ताल के कारण देश में इमरजेंसी लगाई जाती है और 1988 में बाढ़ के कारण उस समय बांग्लादेश का 1/3 भाग डूब जाता है और लाखों लोग बेघर होते हैं।
1990 का समय आता है और भारी जन विरोध के कारण जनरल इरशाद को गद्दी से हटना पड़ता है। इसके बाद 1991 में भ्रष्टाचार के आरोप में जनरल इरशाद को जेल भेजा जाता है और बांग्लादेश के नेशनल पार्टी के जनरल जियाउर रहमान की विधवा खालिदा जिया वहां की प्रधानमंत्री बनती हैं और वो संविधान में परिवर्तन करके राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित कर देती हैं। इसी समय वहां पर चक्रवाती तूफान आने के कारण लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। फिर वहां पर राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ होती हैं और 1996 में आवामी लीग सत्ता में आती है और शेख मुजीब की पुत्री शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती है। उनके शासन सत्ता में आने पर देश में हड़तालों का दौर शुरू होता है। बाढ़ के द्वारा एक बार फिर से तबाही मचाई जाती है और 1998 में बांग्लादेश में बाढ़ की विभीषिका आती है। इसी समय 1975 में मुजीब हत्याकांड के जिम्मेदार 15 पूर्व सैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई जाती है। 2000 में स्वतंत्रता की लड़ाई के बारे में एक पाकिस्तानी राजनयिक के बयान से विवाद होता है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में कटुता आने लगती है। 2001 में आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनाव हार जाती है। धार्मिक दलों के समर्थन से जातीय पार्टी वहां पर सत्ता में आती है और बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनती है। 2008 में भारी बहुमत के बाद शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। 2013 में जमात इस्लामी पार्टी के नेता अब्दुल कादर मुन्ना को 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। भारत बांग्लादेश के अगर ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो इसकी नींव साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय में ही पड़ती है। पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त पूर्वी पाकिस्तान, जिसे कि अब बांग्लादेश कहते हैं, वहां की बांग्ला भाषी जनता को राहत दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हम ये कह सकते हैं कि उस समय अगर भारत हस्तक्षेप न करता तो आज बांग्लादेश का कोई अस्तित्व ना होता। इतना करने के बावजूद बांग्लादेश पर सैनिक शासन आते ही भारत के एहसानों को भुला करके भारत की सीमाओं पर विवाद, विद्रोह और पानी के बंटवारों को लेकर के बांग्लादेशी शासकों के द्वारा समय समय पर आंखें दिखाई जाती हैं। हालांकि साल 1996 में शेख हसीना की सरकार बनने पर इन दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता किया गया और इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार आना प्रारंभ हो गया। वैसे भारत की नीति हमेशा रही है कि पड़ोसी पहले, हम बाद में, और इसी नीति पर चलते हुए भारत ने साल 2010 के बाद से बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता कर्जे के रूप में प्रदान किया था। दोनों देशों ने साल 2015 में भूमि सीमा समझौते के साथ पानी के बंटवारे और समुद्री सीमा विवाद को भी हल करने की सफलता हासिल किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में आज के समय में करीब 4096 किलोमीटर की एक लंबी सीमा लगती है। भारत की अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ साझा करने वाली ये सबसे लंबी भूमि सीमा बताई जाती है। इसलिए सामरिक रूप से बांग्लादेश भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों देश पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाओं को साझा करते हैं और इसकी रक्षा के लिए संयुक्त रूप से दोनों देशों की थल सेना और नौसेना अभ्यास करती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें
तो बांग्लादेश हमारे देश के साथ रेल और समुद्री परिवहन में भी काफी बड़ी साझेदारी निभाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच रेल सेवा तो जारी ही है, लेकिन साल 2023 में अखौरा और अगरतला रेल रिंग परियोजना के बाद दोनों के संबंधों में काफी गर्मी आती है। रेल लिंक परियोजना बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के जरिए जोड़ता है। इस लिंक के जरिए भारत अब बांग्लादेश में चटगांव और मोगला बंदरगाह तक आसानी से पहुंचता है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की ओर से मटरबारी बंदरगाह भी बनाया गया है। ये बंदरगाह भी ढाका से पूर्वोत्तर भारत को जोड़कर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा बनाता है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया जाता है। भारत और बांग्लादेश लगातार ऊर्जा, व्यापार, आधारभूत अवसंरचना के साथ कनेक्टिविटी और रक्षा के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पिछले दशक में अगर हम देखें तो भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का जो व्यापार है भारत के साथ काफी बढ़ता है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2020 और 21 में द्विपक्षीय व्यापार 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचता है और 2022 तक ये 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो दोनों देशों के बीच में एक बड़ा व्यापार चलता है। इतने अधिक व्यापार और इतने बड़े साझेदार होने के कारण बांग्लादेश में इस आई समस्या से भारत पर भी काफी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस साल मालदीव के साथ संबंधों में आई खटास के बाद बांग्लादेश की इस स्थिति से भारत की समस्याएं अधिक गंभीर और जटिल हो सकती है, क्योंकि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में धार्मिक चरमपंथियों और भारत विरोधी ताकतों को नियंत्रित करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश में एक स्थिर और सहयोगी सरकार बनी रही। हमें बांग्लादेश की समस्या से चिंतित होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के हित में नहीं मानी जा सकती है। ये हमारी भी सुरक्षा को प्रभावित करता है, ये हमारे साथ अवैध प्रवासन को प्रभावित करता है, ये हमारी सीमाओं पर तस्करी को प्रभावित करता है। इसलिए हमारे हित में है कि बांग्लादेश में एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण सरकार कायम रहे। दरअसल अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमाएं जुड़ती हैं और समय समय पर इन सीमाओं से घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश में कोई कट्टरपंथी या अस्थिर सरकार बनती है तो भारत में घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जो कि हमारी सुरक्षा के दृष्टिगत एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इससे पहले बांग्लादेश के बंटवारे के समय 1 करोड़ की तादाद में लोगों ने भारत में एंट्री किया था और इनको लेकर के आज भी भारत में एक बड़ी राजनीति होती है। रोहिंग्या समुदाय को लेकर भारत अलग से नियम और कानून बना रहा है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में शरणार्थी शरण लेने के लिए भारत का रुख कर सकते हैं और ऐसे में भारत की मजबूरी होगी कि इस तरह के मामले में वो अलर्ट रहे। चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाए है, क्योंकि वो भी बांग्लादेश संकट के बहाने पाकिस्तान को ज्यादा सक्रिय करने की कोशिश करेगा, जिससे उसे अपने मंसूबे को पूरा करने का मौका मिल सके। भारत और बांग्लादेश के बीच कई परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है, लेकिन इस संकट के चलते इन परियोजनाओं की रफ्तार काफी धीमी पड़ सकती है।
बांग्लादेश के साथ मोगला बंदरगाह को जो समझौता किया गया है वो चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बताई जाती है और इस समस्या के कारण इस परियोजना पर भी संकट के बादल दिखाई पड़ते हैं। इस परियोजना के दम पर भारत बांग्लादेश हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था, लेकिन आने वाले समय में इसकी रफ्तार कैसी रहेगी ये कह पाना आज के समय में मुश्किल है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश की सीमाएं पूर्वोत्तर राज्य जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय से भी मिलती हैं और शेख हसीना के सत्ता पर काबिज रहते हुए इन राज्यों की सीमाओं पर भी अमन और शांति कायम रही है। लेकिन अब तख्ता पलट होने के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। सेना की ओर से गठित अंतरिम सरकार में हसीना की आवामी लीग पार्टी को शामिल नहीं किया जाना है, लेकिन विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी और प्रतिबंधित जमात इस्लामी के प्रतिनिधियों को शामिल करने का मौका मिल सकता है और ये दोनों ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर बीएनपी वहां की सत्ता में सक्रिय होती है तो ये भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। इसी प्रकार से जमात इस्लामी का पाकिस्तान के साथ संबंध होना भी हमारे हित में कतई नहीं है। इसलिए ऐसे समय में भारत को काफी सावधान रहने की आवश्यकता है और बांग्लादेश की स्थिति पर पूरी तरह से नजर जमाने की आवश्यकता हमें दिखाई पड़ती है।